आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक नए विषय जो कि कुछ साथियों के द्वारा मुझसे पूछा गया है, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने देवदासी प्रथा के बारे में बताया था, जो सवाल मेरे सामने आए थे महिलाओं के द्वारा। उसके बाद दूसरे सवाल ये आ गया कि ये जो बाल विवाह है, चूँकि मैंने देवदासी प्रथा के बारे में बताते हुए मैंने बाल विवाह का ज़िक्र किया, तो लोगों ने ये कहा कि आप उस पे भी बताएँ। तो बाल विवाह के जो कारण रहे हैं वो, और जिन कारणों को मैं देखता हूँ, उनमें से मुख्यतः वो 3 कारण हैं, जिस वजह से ये बाल विवाह की जो प्रथा थी, वो आई। और आज की दृष्टि में अगर देखें तो लोगों को लग सकता है कि बाल विवाह, चूँकि आज प्रचार ये किया जा रहा है कि बाल विवाह कराने के पीछे का कारण जाति व्यवस्था को बनाए रखने हैं। क्योंकि जो जिस जगह पे है, अगर वो जातिवादी मानसिकता के साथ अगर पैदा हुए हैं, या जातिवादी मानसिकता के लोग हैं और जातिवादी विचार मन में रखते हैं, तो जो जैसा चश्मा पहन के इसे देखने की कोशिश करेगा, उसे वो चीज़ उसी स्वरूप में नज़र आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हम देखने का नज़रिया बदलें, हर कुछ एक नए नज़रिए से दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम सिर्फ़ अगर मधुमक्खी की भाँति फूल को देखना शुरू करें, तो हमारा जीवन एक अलग ढंग का होता है। और एक मधुमक्खी की भाँति और एक मक्खी की भाँति अगर हम हो, तो सिर्फ़ गंदगियाँ, पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़ कर के घाव पे बैठना, और पूरी अच्छी चीज़ों पे छोड़ कर के जा कर के गंदगी चीज़ों पे बैठना, ये मक्खी का स्वभाव है। तो जो लोग इन प्रथाओं को अपने ढंग से गलत अगर साबित करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए आप शब्द बहुत हैं। इंसान किसी भी चीज़ के लिए दलीलें दे सकता है, दलील पेश कर सकता है, तर्क पेश कर सकता है। लेकिन वो तर्क पेश कर देने से वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो तर्क आज दे रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ें उस समय बनी थी, तो आपके पूर्वज कहाँ थे? और आपके पूर्वजों ने उसे समर्थन दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके पूर्वजों ने उसे समर्थन इसलिए दिया कि वो गलत था? नहीं। अच्छी चीज़ें भी एक समय के बाद गलत हो जाती हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने देवदासी वाले प्रथा में मैंने बताया कि कैसे वो अच्छी चीज़ों के लिए शुरुआत हुई थी और वो गंदा कैसे बन गया। उसी तरीके से हर जो परंपरा, हर संस्कार, संस्कृति और सभ्यता जब भी कोई बनती है, तो वो अच्छी चीज़ों के लिए बनती है। लेकिन समय के साथ वो गंदी हो जाती है, तो उसमें उस संस्कार का कोई गलती नहीं। और कोई भी चीज़ इस धरती पे, इस दुनिया में जो भी है, वो उसी स्वरूप में नहीं रहने वाली है। उसका स्वरूप बदलता जाता है और बदलेगा। आप अपने जीवन में ही बहुत खूबसूरत लड़कियों को देखे होंगे, और बुढ़ापा तक उसके चेहरे के झुर्रियाँ लटक जाती हैं और वो बदसूरत दिखने लग जाती है। कोई खूबसूरत है, उसके चेहरे पे दाग धब्बे आ जाते हैं या जल जाते हैं, वो भद्दी दिखनी और कुरूप दिखनी शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति अमीर है और अचानक से उसके बिज़नेस डूब गया, फैक्ट्री में आग लग गई और वो रोड पे आ गया। तो अवस्था बदलते ही कोई देर नहीं लगती। हर कुछ अनित्य है, विनाशी है। सब कुछ विनाश होने के लिए, जो भी चीज़ें हमें दिख रही है, वो जो उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा ही होगा। उसी तरीके से ये संस्कार भी, ये उत्पन्न हुए, इस प्रथा भी उत्पन्न हुई और इसका विनाश हो रहा है, और आज विनाश हुआ। क्योंकि मैं जब इसे देखता हूँ अपनी दृष्टि से, क्योंकि आपकी दृष्टि को मैं दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, और जो लोग किताबों के माध्यम से मेरी बातों को गलत साबित करने आएँगे, वे अपने किताबी ज्ञान अपने तक सीमित रखें, क्योंकि मुझे आपके किताबी ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं। मैं अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, और ये अधिकार मुझे है, और कैसे है ये आपको भी पता है। तो मैं बस अपनी बातें यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, चूँकि मुझसे सवाल किया गया है, और मैंने अपने रिसर्च के मुताबिक, मैंने अपनी दृष्टि के मुताबिक, मैंने इसे 3 पहलुओं में देखा कि इसके बाल विवाह को आने के 3 स्वरूप क्या-क्या थे। एक तो मैत्री, दूसरा सामाजिक,
और तीसरा आध्यात्मिक। इन 3 तरीके से, इन 3 पहलुओं को, इन 3 प्रकार से मैंने इन चीज़ों को, इस प्रथा को क्यों आया और इसका क्या महत्व रहा, इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपकी भी एक सोचने-समझने की एक दृष्टि आए, एक नई दिशा मिले सोचने की, एक विज़न हो आपका भी अपना। क्योंकि ये दुनिया संकुचित नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। इसके अनेकों और आकार है, बहुरंगीय है, और एक ही दिशा नहीं है, दिशाएँ हैं इसकी, बहुदिशाएँ हैं। हम तो इसे 4 भागों में बाँट के रखे हैं, लेकिन इसके अनंत दिशाएँ हैं। आप किधर जाना चाहते हो, वो आप समझो। तो मैं एक नई दृष्टि और नई दृष्टि के साथ आप सभी के सामने इन बातों को और बाल विवाह को समझाना चाहता हूँ। एक तो चीज़ें थी कि वो मित्रता के तौर पे, और मैं जो भी बताऊँगा ये चीज़ें आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में देखा होगा। मित्रता के तौर पे मैंने क्यों कहा कि जब कोई दोस्त, जैसे हमारे ही कोई दोस्त हो, साथी हो, संगी हो, और बहुत गहरी मित्रता है हमारे बीच, और हम साथ में पले-बढ़े, खेले, खाए-पिए, एक अच्छा समय हमने एक-दूसरे के साथ बिताया, और हम चाहते हैं कि एक लंबे समय तक ये रिश्ता बने रहे, और लंबे समय तक ये रिश्ता को बनाए रखने के लिए भी लोगों ने, क्योंकि अगर दोस्त है तो एक हम-उम्र होगा। मैं ही हूँ, अगर मेरा दोस्त है तो मेरा हम-उम्र ही होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल की गैप ऊपर-नीचे होंगे। तो शादी भी एक साथ हुआ करती थी उस समय, एक समय में। बच्चे भी हुआ करते थे। तो बच्चे हुए, शादी हुई। अब चूँकि ये अपनी दोस्ताना को और लंबे समय तक बनाने के लिए कि नहीं, हम एक-दूसरे के दोस्त थे, और हम अगर शादी अपने बच्चों की अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग घर और ख़ानदान में कराएँगे, तो हमारी दोस्ती तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा रिश्ता उसके घर आने-जाने में बीतेगा। अगर मेरी बेटी अगर दूसरे के घर में है, तो मैं अब उसके घर से रिश्ता जोड़ूँगा, उसके यहाँ आना-जाना चलेगा। तो ये चीज़ें लोगों को कभी-कभी लगती है कि नहीं, नहीं, ऐसा होने से ज़्यादा बेटर है कि मेरे घर में मेरा बेटा है, तेरे घर में बेटी है, तो हम आपस में ही शादी करा देते हैं। तो एक दोस्तों में एक वादा होता था कि चल हम बचपन में ही अपने बेटा-बेटी की शादी करा देते हैं, ताकि वो बचपन में ही एक-दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हों। बचपन से ही दोस्ती रहे और बड़े होकर के उन दोनों की शादी हो जाए। तो बचपन में ही उनकी, छोटे में ही एक सेरेमनी, एक फंक्शन के दौरान वो घोषणा करते कि हम दोनों दोस्त अब एक रिश्तेदार के तौर पे हमेशा रहेंगे, और मेरी बेटी और इनके बेटे के बीच में आज ये शादी हो रही है। तो एक छोटा-सा फंक्शन रख कर के उस विवाह का आयोजन किया जाता, और बचपन में ही वो शादी कर दी जाती थी, ताकि ये दोस्ताना बना रहे। तो एक ये परंपरा, एक ये कारण रहा। दूसरा जो मैंने कहा, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण अगर मैं बताने जाऊँ तो सामाजिक कारण एक ही हो सकता है, वो है बाल विवाह अगर होने के 14 साल से उपरांत पहले शादी होने के एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, इसका बायोलॉजिकल रीज़न भी हो इसे कह सकते हैं, सोशल और बायोलॉजिकल दोनों भी। सोशल और बायोलॉजिकल तरीके से कहें तो 14 साल के उम्र में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के अंदर में, पुरुष हो या स्त्री, दोनों के शरीर में एक बायोलॉजिकल चेंजिंग आती है, और वो काम वासना वहाँ से जगती है। 14 साल की उम्र से केमिकल रिएक्शन होते हैं, और फिर काम वासना उनके अंदर में उत्पन्न होती है, और उसकी पूर्ति के लिए वो बाहर भटकने शुरू हो जाते हैं। और आज भी देखेंगे, और पहले भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा तौर पे हो जाती थी कि काम वासना हावी होने पे वो शादी से पहले ही एक शारीरिक संबंध में बंध जाते, शारीरिक संबंध बना लेते, और ये शारीरिक संबंध बनाने की वजह से, शारीरिक संबंध तो घर में नहीं बना सकते। तो इसके लिए वे सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए, सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं को तोड़ते हुए वे एक-दूसरे से संबंध स्थापित करते थे, और ये चीज़ें आज भी हो रही हैं। तो यही कारण था कि इन सामाजिक तौर पे इन चीज़ों को देख कर के
कि 14 साल की उम्र के बाद ये लोग फिर काम वासना के लिए अपने विपरीत लिंग के प्रति या पुरुष हो तो महिला के प्रति, महिला हो तो पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं और ये संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये संबंध स्थापित अगर कर लेते हैं तो ऐसी चीज़ें समाज में गलत मानी जाती थी, अनैतिक मानी जाती थी और आज भी मानी जाती है। इन चीज़ों को रोकने के लिए लोगों ने देखा कि ये 14 साल के बाद ही ये चीज़ें उठनी शुरू हो जाती है, काम वासना। तो लोगों ने इसका एक निर्णय लिया, इसके ऊपर एक मीटिंग बैठी लोगों के बीच में, बड़े-बुज़ुर्ग और बहुत उच्च स्तर के चेतना वाले लोगों ने इसके ऊपर गहन चिंतन-मंथन किया और करने के बाद उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि अगर इसे रोकना है, क्योंकि 14 साल के बाद शरीर में केमिकल चेंजिंग हो रही है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। काम वासना को तो रोका नहीं जा सकता। वो बहेगी ही किसी भी रूप में। अगर कोई व्यक्ति बचपन से अगर ध्यानी ना हो, तो वो काम वासना को रोक नहीं सकता। तो वो बहेगा ही, कन्फर्म है। आप भी जानते हो कि अगर आप पुरुष हो और आपके पास महिला नहीं है, स्त्री नहीं है, तो आप अपनी अ, वासना की पूर्ति कैसे करते हो? और ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो महिलाएँ भी उसी तरीके से पूर्ति करती हैं, आज भी। आज भी ये चीज़ें हो रही हैं और बड़े लेवल पे सोशल मीडिया का उपयोग इन्हीं काम वासना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लिप्त है। ऐसे कई सारे साइट्स और वीडियो वेबसाइट बने हुए हैं, वीडियोज़ देख कर के लोग अपनी काम वासना को पूर्ति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से यूज़ करें उन चीज़ों को। तो गलत चीज़ें आज भी हो रही हैं, उस समय भी होती थी और आज भी हो रही हैं। और आज की स्थिति को देख कर ही लगता है कि उस समय की बाल विवाह की व्यवस्था जो थी, सही थी। कि कम से कम आज जो अनेकों के साथ संबंध मल्टीपल अ पुरुष या मल्टीपल महिला, स्त्री के साथ जो संबंध आज के युवा जनरेशन बना रही है, ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में हमारे डीएनए को इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, पड़ रहा है। हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे फिज़िकल हेल्थ को, हमारी चेतना को, हमारी आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा गहरा चोट पहुँचा रहा है ये चीज़ें। इसीलिए ये चीज़ें इन लोगों ने जब देखी, समाज के बड़े-बड़े लोगों ने, उच्च चेतना के लोगों ने इन चीज़ों को जब देखा, तो लोगों ने निर्णय लिया कि इन चीज़ों को तो रोका नहीं जा सकता और सब व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पे ले जाया नहीं जा सकता कि सबको सन्यासी बना दे। तो लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, 14 साल से पहले ही इनका हम विवाह कर देते हैं, ताकि जब ये शादी हो जाएँगी और जब काम-वासना हावी होगी, तो ये सिर्फ़ एक-दूसरे से ही, क्योंकि उस रिश्तों को सामाजिक मान्यताएँ मिली हुई हैं और इसके लिए वे अलग-अलग चेंज ना करें, अलग-अलग पुरुष या अलग-अलग महिला, स्त्री चेंज ना करें। ये दोनों एक-दूसरे की काम वासना की पूर्ति, ये दोनों एक-दूसरे से ही करें। इसके लिए सामाजिक तौर पे ये संस्कार निर्मित किए गए, ये प्रथा और परंपरा निर्मित की गई कि 14 साल से पहले ही लड़के-लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण काम वासना था। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टि के तौर पे बाल विवाह को लाने के पीछे का कारण ये रहा कि आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि अगर पुरुष और महिला अगर शुद्ध ना हो, तो जो बच्चा होगा वो उच्च चेतना का पैदा नहीं हो सकता है। उच्च चेतना का बच्चा पैदा अगर होना हो, तो उसके लिए माँ-बाप का शुद्ध होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में ना पुरुष शुद्ध है, आज के समय में ना पुरुष शुद्ध है, वो अनेक महिलाओं से संबंध बना रखा है शादी से पहले, और स्त्रियाँ भी शादी से पहले अनेकों से संबंध बना ले रही हैं। और जब इनकी शादी हो रही है तो वैसे छिछले या गंदे गर्भ से या वो गंदे विचार से, वो जो मैले जो काम वासना से जो लिप्त जो शरीर है, जब एक दूसरे से मिलती है,
तो उससे एक अच्छा बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो एग्स बनते हैं, सीमेंस बनते हैं, एग्स बनते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा रहन-सहन, हमारा माहौल, बहुत हमारी सोच बहुत निर्भर करती है कि हमारा वो जो बीज तैयार होता है वो कैसा तैयार होगा। आज का समाज शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, गंदे वीडियोज़ देख रहे हैं, मल्टीपल संबंध, फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना रहे हैं। ऐसे संबंध बनाए हुए और ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते हुए, नॉन-वेज का सेवन करते हुए अगर ऐसे व्यक्तित्व अगर चाहे कि कोई अच्छा चेतना वाला व्यक्ति और बच्चा पैदा हो, तो वो संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने कहा कि एक शुद्ध चेतना का व्यक्ति चाहिए होता है, शुद्ध चेतना का बच्चा पैदा करने के लिए। ये तो एक कारण हो गया कि आध्यात्मिकता में से भी एक कारण ये है 14 साल से पहले शादी कराने का। आध्यात्मिकता में दूसरा कारण जो 14 साल से पहले शादी कराने का पीछे है, वो ये है कि पुरुष और महिला काम वासना के प्रति एक-दूसरे से मिलन ना हो। मतलब उनके जीवन में सिर्फ़ काम वासना आ गई है और इस वजह से वो 14 साल के बाद काम वासना हो जाती है और काम वासना की वजह से वो दोनों एक-दूसरे से मुलाकात करें। एक-दूसरे से जब मिले वो फ़िज़िकल चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट के लिए ही मिले। ये भी नए बच्चे और नए चेतना के बच्चे को पैदा करने के लिए रुकावट पैदा हो सकती है। इसीलिए 14 साल से पहले जब उनके बाल विवाह हो जाते थे, तो कहा जाता है कि और ये सही भी है, इसे मैं सही मानता हूँ, आपको भी ये सही लगेगा कि 14 साल से पहले जब हम एक स्त्री और पुरुष की जब दोस्ती होती है, तो उन दोस्ती में चूँकि अभी तक तो वो 14 साल के हुए नहीं हैं, ना केमिकल रिएक्शन हुआ है उनके शरीर में, तो वे काम वासना से पीड़ित नहीं होते। काम वासना को वो जानते भी नहीं है, तो वो शुद्ध दोस्ती उनके बीच में स्थापित होती है। एक मित्रता उस पुरुष और स्त्री के बीच में मित्रता स्थापित होती है। जब वो एक-दूसरे के अच्छे मित्र हो जाते हैं और तब जब मित्रता के भाँति वो जब 14 साल के बाद जब काम वासना उनके अंदर आती है और जब वो काम वासना में उतरते हैं, एक मित्रता के तौर पे, तब एक शुद्ध चेतना का जन्म होने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो बाल विवाह बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सहायक पूर्वक था कि एक अच्छी चेतना के बच्चे पैदा होते थे। चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, उनके भी माता-पिता के शादी बहुत कम उम्र में ही हुई थी। मेरे स्वयं के माता-पिता की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। तो इस कारण से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके उदाहरण हैं इन चीज़ों को। शुद्ध चेतना के व्यक्ति को पैदा करने के लिए, ताकि वो एक बड़ा कार्य कर सके समाज हित में, समाज के कल्याण में। ये बहुत ही लाभकारी थी और ये बाल विवाह अगर आज भी होती है, उसी ढंग से जिस ढंग से पहले था, आध्यात्मिकता की दृष्टि से, ध्यानी लोग अगर इसका निर्णय लेने वाले लोग ध्यानी लोग रहें, तो ये समाज फिर से एक अच्छे जगह पे जा सकता है। नहीं तो आज भी क्या लोग कहते हैं कि शादी के बाद शादी 20 साल, 30 साल में करेंगे। लेकिन कहने के लिए शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, लेकिन संबंध तो 16 साल की उम्र से ही बनाना शुरू हो जा रहा है। तो उस समय का भी समाज के लोग का कहना था जब संबंध बनाना ही है तो शादी पहले कर दो। कम से कम मल्टीपल पुरुष या मल्टीपल स्त्री के साथ संबंध बनाए हुए वैसे गंदी चेतना या फिर अनैतिक या फिर वैसी छिछली चेतना वाले लोग एक नया जनरेशन, अच्छी जनरेशन नहीं दे सकते। एक अच्छा चेतना वाला व्यक्ति और बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आप इन पे विचार करें। मैंने इस पे अपनी दृष्टि रख दी और इस पे गहन चिंतन और मंथन करें। आपको अच्छा लगे तो इन चीज़ों को स्वीकार करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।